आज बोला जाता है कि हमको कुछ भी छूना नहीं चाहिए, छूने से कोरोना या कोविड-19 का जो पॉसिबिलिटीज है, जिसके कारण हम डिसइंफेक्ट करते रहते हैं हमारे हाथ से लेके बॉडी से लेके सब चीज। और टच एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है थिएटर में। हम छूते हैं, हम लिटरली छूते हैं, और बहुत बार हम मन छू लेते हैं, बहुत बार हम आंखों से छू लेते हैं, बहुत बार हम बहुत सारी चीजों से हमको आंखें छूती है चीजें। तो ये छूना आज एक तरीके से मना है। तो मुझे लगा कि एक तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, पहले वहां से शुरू करते हैं कि छूना क्या है एक्चुअली, व्हाट इज टच। मुझे लगता है टच बस एक एक बहुत मेजर सेंस है, जैसे हमारे पूरे लाइफ में बॉडी जिस तरीके से बना हुआ है, स्मेल से बना हुआ है, हियर से बना हुआ है, मतलब सुनने से बना हुआ है, सूंघने से बना हुआ है, टेस्ट से बना हुआ है, और आंखों से देखना, और उसके साथ एक टच भी आता है। अब टच मना है, बाकी सब है। मतलब हम मास्क लगाते हैं पर हम स्मेल कर पा रहे हैं, और हम सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो एक तरीके से जब एक सेंस जब बंद हो जाता है, या एक सेंस हम जानबूझ के बंद कर रहे हैं, तो हमको पता है कि बाकी सेंसेस बहुत विजिलेंट हो जाते हैं। तो आजकल हो सकता है कि कोविड-19 की एक पॉजिटिव चीज कि हम आंखों को बहुत जबरदस्त मास्क पहनते हैं, हम आंखों को ऐसे जबरदस्त देखने की कोशिश करते हैं कि आंखों से समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये सब चीजें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए होंगे, क्योंकि टच जब रुक गया है, हम शेक हैंड नहीं कर पाते हैं देखते देखते, बस हम नमस्ते करके फिर हम आंखों से हम बात करते हैं, मास्क के अंदर वो रंबल्ड होता है, पर हम आंखों से देखने की बहुत कोशिश करते हैं, और वो मास्क के अंदर से जो रंबल्ड वॉइस निकलता है, जितना भी थोड़ा बहुत भी रंबल्ड हो सकता है, फिर भी वो सुनने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे क्या मूड होगा, क्या वो पूरा जो साइकोलॉजिकल जर्नी है वो हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं उसमें से। तो मुझे लगा कि यहीं से हम लोग को शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरी जिस तरीके से हम लोग जो थिएटर हम कोशिश करते हैं, उसमें ये सेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जनार्दन जी जैसे बोले कि अनामिका मैम हमारे सबके टीचर्स हैं, और वो उनके उनके क्लासेस से सबसे पहले हम जो सीखे थे वो सेंसेस के ऊपर सीखे थे, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस। तो ये सारी चीजें सेंसेस से हम कहीं ना कहीं समझते हैं। तो और ये सेंसेस है जो एक ना एक तरीके से हमारा ये पूरा जो बाहर का दुनिया है वो हमको एक तरीके से कोडिफाई करके, या हमारे बाहर की दुनिया को हमारे ब्रेन में समझाने का एक तरीका या एक एक माध्यम है ये सेंसेस। ये सेंसेस से हम समझते हैं दुनिया को। तो ये सेंसेस जो है वो आज इस तरीके से जब चैलेंज हो गया है, तो और उसके साथ साथ हमको पता है कि कोविड-19 के टाइम में हम जितना भी डेवलप्ड हो, और कितना भी पेंडेमिक आते ही हमको पता है कि बेस्ट मेडिकल सिस्टम दुनिया का हरदम फेल ही हुआ है। आप कितना भी डेवलप कर लो, पर फेलियर सबसे पहले, सबसे अच्छे मेडिकल सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। और हमको पता है कि एक पेंडेमिक इकोनॉमिक हैवॉक लाएगा ही, और वो इकोनॉमिक हैवॉक हम देख रहे हैं ऑलरेडी। और इकोनॉमिक हैवॉक और भी बहुत सारे कारण है, पेंडेमिक अकेले नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में, पर बाकी जैसे कुछ कंट्री से जो जो फ्लरिश कर रहे थे बहुत, उन लोग एक तरीके से भी इकोनॉमिक हैवॉक में आ गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके साथ साथ हम ये बोलते हैं कि हरदम जब भी एक पेंडेमिक आएगा, एक नया नॉर्मल उसके बाद आएगा, हमको लगता है कि हम पुराने नॉर्मल में जाएंगे, पर हम क्या वो पुराना नॉर्मल कभी भी आएगा, या हम नए नॉर्मल, जिसको हम न्यू नॉर्मल एक तरीके से बोलते हैं, न्यू नॉर्मल में हम घुसेंगे। प्रोबेबली आज वो न्यू नॉर्मल के पार्ट में ही हम लोग आज बैठे हुए, क्योंकि इतने सारे वेबिनार हो रहे हैं, और हम इतने आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम मिल रहे हैं, एक नया नॉर्मल हो चुका है। हम सब क्लास लेना है तो बस अपना लैपटॉप ऑन करो और शुरू कर दो। पर ये पता है कि न्यू नॉर्मल में भी ये भी न्यू नॉर्मल भी रीचेबल नहीं है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये वो नॉर्मल के लिए है जो नॉर्मल एक तरीके से नॉर्मल तरीके से जो जी पा रहे हैं एक तरीके से, जो और जिनके पास एक लैपटॉप या एक फोन खरीदने का माध्यम नहीं, या इंटरनेट लेने का माध्यम नहीं है, उनके लिए ये न्यू नॉर्मल क्या होगा,
ये भी सोचने की बहुत ज्यादा मजबूरी हम लोग को है, क्योंकि हम लोग थिएटर वर्कर्स हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो वो भी सोचना हमको बहुत जरूरी है। पर ये न्यू नॉर्मल होकर हमारे लाइफ में जुड़ गया आज वेबिनार, और वेबिनार से हम लोग सब लोग कंट्री या इंटरनेशनली हम लोग जुड़ पा रहे हैं वेबिनार में आते ही। और इस तरीके से और भी बहुत सारे न्यू नॉर्मल्स हमारे लाइफ में आते जा रहे हैं ये कोविड-19 के टाइम में। और हमको लगता है कहीं ना कहीं कि ये सारे न्यू नॉर्मल हम छोड़ देंगे जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन निकल गया। क्या इतना सिंपल हो सकता है? क्योंकि हम पहले का पेंडेमिक देख लीजिए, क्या हम छोड़ते हैं? क्योंकि ऐसे है कि अभी हमको पता चल रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में जो बहुत मेजर हेड ऑफिसेज हैं, जैसे गूगल का है या ट्विटर का है, ऐसे बहुत सारे, और कॉर्पोरेट्स के बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के हेड ऑफिस, सब स्टाफ को घर में भेज दिया गया है। वहां से एक तरीके से काम करने के लिए बोला जाए, वर्क फ्रॉम होम, जो हम लोग सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये पता चल रहा है कि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा काम प्रोड्यूस हो पा रहा है, क्योंकि वर्क और घर का डिफरेंस खत्म हो रहा है एक तरीके से। तो उसके बाद ये भी आ रही है ऐसी सोच कि भाई अब तो फिर बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है। गांव में कहीं पर भी बैठ के आप, यदि इंटरनेट कनेक्शन है तो आपका ऑफिस चल सकता है। जैसे 3D जैसे प्रिंटर्स आ गए हैं, तो प्रोड्यूस भी आप कर सकते हो अपने ही घर में, उसका जो भी रॉ मटेरियल्स डाल दो तो वो प्रोड्यूस भी होके आ जाएगा। इस तरीके से एक एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है हमारे सामने। तो फिर क्या होगा जब बड़े बिल्डिंग्स नहीं होंगे? तो ये जो 100 स्मार्ट सिटीज जो इंडिया में सब है, ये सब क्या होगा? क्या कोविड-19 या एक पेंडेमिक इस रास्ते में ले जा रहा है? क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है कि सब लोग अपने अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं? या घर का स्पेस, जैसे हम जानते हैं, क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से आ रहा हूं, तो हमको पता है कि हम सब स्टूडेंट्स थे एक टाइम में, और स्टूडेंट्स का एक लाइफ घर में होता है और एक स्टूडेंट्स का लाइफ कैंपस में होता है। कैंपस में उसका पर्सनालिटी डेवलप करता है एक डिफरेंट तरीके से। घर में उसका पर्सनालिटी बहुत फादर मदर पेरेंट्स रिलेटिव्स डिपेंडेबल होता है, वो इंडिपेंडेंट बनता है कैंपस में आके, धीरे से वहां से बनता है। अब वो स्टूडेंट्स का वो जगह भी खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, वो लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या होगा? वो जो क्लास में बैठ के 4 लोगों के बीच में हम लीडर बनना या हम लीड करना, ये सब घर में नहीं हो पाता है। तो फिर भी ऑनलाइन उन लोग कर पा रहे हैं, ऑनलाइन उन लोग टीचर्स को, पर वो जो फिजिकल स्पेस है, वो फिजिकल स्पेस कहीं खत्म हो रहा है, और एक वर्चुअल स्पेस बोल के कुछ आ रहा है हमारे लाइफ में, जो कहीं ना कहीं ज्यादा यहां से ही कनेक्टेड है। वर्चुअल स्पेस में, आज भी मैं वर्चुअल स्पेस में बैठ के बात कर रहा हूं, और मैं आप लोगों का फेस से ज्यादा, क्योंकि मैं आप लोग को जानता नहीं हूं, मैं अपना ही फेस देख के बात कर रहा हूं, तो वो ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं मिरर में देखकर मैं बात कर रहा हूं। और ये इसमें एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि मैं बहुत सेल्फ इंडल्ज भी हो सकता हूँ ये बात करते करते, क्योंकि मैं आप लोग को देख नहीं रहा हूँ जैसे एक ऑडियंस को देख पाते हैं हम लोग परफॉर्मर्स, और बहुत बार स्टिल फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, पर हम बात करते जा रहे हैं। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आज हम लोग आके पड़े हुए, उसमें ये सेंसस कैसे काम कर रहा है, ये जो हम अभी जो सेंसस बोले हैं, तो उसको लेकर मुझे थोड़ा सा एक मतलब एक एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ेगा कि हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, मेरा जनरेशन, मैं मानता हूं कि हम लोग एक नेहरूवियन इंडिया के पार्ट हैं, क्योंकि जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो जिनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो ट्रांसफरेबल थे, तो हम लोग कहीं राजस्थान में जन्म लिए तो फिर बिहार में गए, बिहार से आसाम गए, और ये सब होता रहा। तो हमारा इवन दो हमारा लैंग्वेज घर में मलयालम बोला जाता था, और मेरे पेरेंट्स दोनों केरला से थे, तो हम लोग बचपन से पर, और घर में केरला का खाना बनता था, पर बाहर निकलते ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, क्योंकि हम डिफरेंट स्टेट्स में पले पुसे हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स के खाना खाते थे। इस तरीके से हमारा पूरा चलता था। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, Yeah, we can hear you. हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो एक मिनट, स्क्रीन में कुछ हो गया है। Debuda, okay. Swapun Saha, you are presenting. Swapun Saha, you stop presenting. Please, Swapun Saha. Okay. Swapun Saha, you should stop presenting. Otherwise, we should remove you. तो बेसिकली
इसमें बताना ये था मुझे कि ये जो सेंसेस हैं, जो जिसके ऊपर कैसे ये सेंसेस बनता है हमारे 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 बॉडी में, और जैसे घर के अंदर मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत पर्सनल तरीके से शुरू करूंगा ताकि वो प्रोसेस फिर धीरे से मैं डिफाइन कर पाऊं या डिकोड कर पाऊं, जो प्रोसेस हम लोग कोशिश करते हैं रिहर्सल रूम में। जैसे घर में हरदम सांबार बनता था, क्योंकि साउथ इंडियन फैमिली था, मैं साउथ इंडिया से होता हूं, और इडली या डोसा या चावल इसके साथ सांबार ही बनता था। पर बाहर जाते थे तो जैसे बिहार में हो तो बिहार में क्या बोलते हैं, दाल आता था, आसाम में गए तो आसाम का दाल, वो दाल में डिफरेंसेस होता था उस तरीके से। तो टेस्ट का एक डिफरेंस, टेस्ट का एक तरीके से घर के अंदर जो बोला जाता आपका है और घर के बाहर जो बोला जाता आपका नहीं है, वो वहां का है। और उसमें कहीं ना कहीं एक कल्चरल फोर्स होता है कि घर की चीजें ओरिजिनल होते हैं या बाहर की चीजें भी ओरिजिनल हो सकते हैं, पर घर का चीज ज्यादा महत्व है। पर फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप जब बड़े होते हो तो आप इसके ऊपर डिसीजंस लेते हो। जैसे स्मेल्स भी हैं, स्मेल्स भी घर के अंदर का स्मेल, जैसे एक साउथ इंडियन फैमिली है तो बहुत बार कोकोनट ऑयल और ये सारी चीजों का स्मेल आता है, तो बाहर निकलते ही आपको दूसरे स्मेल आते हैं। और इसी तरीके से साइट, हमारा जैसे कैसे हमारा साइट किस तरीके से बनता है, मतलब हम देखते हैं उसका किस तरीके से टेस्ट फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट्यूम्स बोल के कुछ केरला का मुंडू या केरला का तरीका पहनना, और बाहर जाके धोती किस तरीके से पहनते हैं या पैंट एंड शर्ट, ये सारी चीजें जो है वो एक डिफरेंसेस के साथ हरदम आपके पास आता था, और आपके सेंसेस में हरदम वो आके कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देता था, और कहीं ना कहीं वो सेंसेस है जो आपको डिसीजन लेने के लिए भी तैयार कर देता है कि मुझे बचपन में सांबार से ज्यादा अच्छा लगता था आइसक्रीम, जबकि आइसक्रीम हमारे कल्चर का नहीं है, ये भी बोला जाता था, या रसगुल्ला से भी ज्यादा अच्छा आइसक्रीम लगता था। अब अच्छा तो लगता था पर कल्चर का तो ये है। तो ये सारी चीजें जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये सेंसेस लगातार हमारे बॉडी में करता रहता है और बॉडी उसी से बनता है, और वो एक माइंड रीडिंग से हमारे बॉडी में आता है। तो ये जो सेंसेस है, ये सेंसेस को हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं एक्टर्स के अंदर ये सेंसेस कैसे हम जागृत करें, या ये सेंसेस को हम कैसे वार्मिंग अप करवाएं। तो जैसे साउंड्स हैं, अभी भी हमको याद है कि कारण जी जो थे हमारे बहुत अच्छे एक गुरु टीचर, हर तरीके के इंस्पिरेशन जो दिए थे, वो बहुत सारे लिसनिंग और सुनने को लेके बहुत सारे एक्सरसाइजेस करवाते थे, बहुत सारे साउंड्स, किस तरीके से साउंड्स को समझना, साउंड्स के अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उससे कैसे, हाउ शुड वी कम इन टर्म्स विद द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द साउंड्स, ये सारी चीजें कारण जी सुनाते थे। पर बचपन से हमको पता है कि साउंड्स में भी बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे लैंग्वेज का एक कॉम्प्लिकेशन होता है साउंड में, आपको मदर टंग मिलता है, फिर आप बाहर आते तो हिंदी बात करते हैं या इंग्लिश बात करते हैं, ये सारी चीजें उसके साथ साथ डेवलप होते रहता है, और फिर एक टाइम के बाद आपको लगता है वाह मैं तो इंग्लिश ज्यादा अच्छे फ्लुएंटली बात कर रहा हूं, जबकि मुझे मदर टंग में बात करना चाहिए। फिर हो सकता है कि मदर टंग बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बात किए तो इंग्लिश कहीं मदर टंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो सही है कि गलत है, और उसके बाद बहुत टाइम के बाद मदर टंग होता है तो वो इंग्लिश या हिंदी उस तरीके से बात कर रहे हैं, जिसकी सबकी ओरिजिनलिटी के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या शुद्ध हिंदी बोलना ही ओरिजिनल है, या एक मल्लू हिंदी बोलना ही ओरिजिनल है, या एक बंगाली हिंदी बोलना ओरिजिनल है, क्या है ओरिजिनल। और ये सारी चीजों की क्वेश्चंस भी हमारे अंदर होती रहती थी। तो ये सारी चीजें हैं जो एक्टर्स के अंदर हम लोग धीरे धीरे उनके सेंसेस के साथ वो कैसे सोचते हैं भाषा को लेके, उनका भाषा क्या है, क्या हमको वो भाषा चाहिए या और कोई भाषा में जाना है, ऐसे सुनने से लेके टेक्स्ट से लेके ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस करवाते हैं, टच को लेके, स्मेल को लेके, और उसके लिए बेसिकली हम लोग एटमॉस्फेयर और एम्बियंस से ही हम लोग शुरू करते हैं। और फिर इसी तरीके से जब जैसे हम लोग जब डायरेक्टर्स कावलम नारायण पणिकर सर, कारण जी मैं ऑलरेडी बताया, रामानुजम सर, फिर वायला वासुदेवन सर, इन लोग सब हम लोग को ट्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाए थे। तो उनके साथ जब क्लासेस करते थे तो उस टाइम में भी बहुत सारी चीजें ऐसा आता था कि हम कैसे किस तरीके से हम
इन चीजों को ओरिजिनलिटी क्या है, जैसे कावालम जी बोलते थे कि कावालम नारायण पणिके जो एक बहुत रिनाउंड प्ले डायरेक्टर हैं साउथ इंडिया से, वो संस्कृत नाटक बहुत किए हैं और उनकी स्टाइल, क्योंकि वो सोपानम संगीत को लेके भी बहुत काम किए हैं केरला में, और उनका अपना एक स्टाइल और फॉर्म डेवलप किए थे संस्कृत नाटकों को लेके। तो वो हरदम बोलते थे कि नाटक जिस तरीके से भी करो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होना चाहिए, और ऑडियंस उसको किस तरीके से ऑडियंस उसको समझ सकता है उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलते हैं कि इट्स इज अ टोटलिटी ऑफ इमेजिन्ड एक्सपीरियंस रियलाइज थ्रू परफॉर्मेंस। मतलब इस तरीके से कावालन जी हमारे सामने नाटक को रखते थे, और उसी टाइप से हम लोग भी सोचते थे कि अच्छा ये एक इमेजिन्ड एक्सपीरियंस है जो एक संस्कृत नाटक हो सकता है हमारे सामने, तो वो क्या हो सकता है। ऐसे हम लोग डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ उनके डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग समझते थे, और उससे पढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहते थे। फिर हम लोग जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचे, हमारे जैसे लोग, तो वहां पर हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचर्स जो बहुत ही एक तरीके से, क्योंकि ट्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने के टाइम में, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। हमको कहीं ना कहीं एक किताब उस टाइम में 1989 में लाइब्रेरी में था, और वो बहुत प्रचलित था, उसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी। मैं वो लेके पढ़ने का कोशिश किया था। उस टाइम में एक स्टाइल जैसे था पढ़ने का, और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया ट्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने के टाइम, और मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया उसको, और बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उसका नरेटिव को पकड़ने के लिए। इतने सारे नरेटिव्स, और नरेटिव्स कहाँ कट हो जाता है, कहाँ पर नरेटिव क्या बोलते हैं रियलिज्म छोड़ के और कहीं चला जाता है, और उसको समझने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर ये सेम किताब जब आप टीचर्स लाइक अनामिका मैम, अनामिका हक सर जी, अनुराधा कपूर जी, कीर्ति जैन जी, खालिद तैयब जी, अर्जुन रैना जी, रघुनंदन जी, इन लोग सबका क्लास करने के बाद एनएसजी के हॉस्टल में जब मिडनाइट चिल्ड्रन, आप फिर से वो किताब आपके हाथ में आता है, और क्योंकि आप सीपी जाते हैं और एक सेकंड हैंड मिडनाइट चिल्ड्रन किताब आपको आ जाता है, आप पढ़ने शुरू करते हैं, तो आपको रियली सेंस बनाने शुरू करता है। पर वो सेंस ऐसे बनाता है कि ये तो भयंकर थिएट्रिकल किताब है। क्यों सेंस बनाता है, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो पूरा मिडनाइट चिल्ड्रन एक नेशन मेकिंग एक्सरसाइज था, और वो नेशन मेकिंग एक्सरसाइज में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और क्या कॉमेडी हो गई, क्या ट्रेजेडी हो गई, ये सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सलमान रश्दी अपने क्या बोलते हैं अपना मैजिक रियलिज्म से लेके उनका तरीके से उसको हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चीज तब समझ में आता है जब आप एनएससी के हॉस्टल में हैं, और आपको बहुत सारे भाषाएं आपके सामने हैं, और आप एक दूसरे की भाषाओं को कैसे समझते हो। हमारे बैच में एक राजकुमार सनतुम्बा मणिपुर से था, और फिर बिहार से कोई था, तो बंगाल से कोई था, तो कोई केरल से था, तो कोई कर्नाटका से था। तो हम लोग की भाषाएं कैसे बन रहे हैं, हम लोग कैसे एक दूसरे के भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब कैसे कैसे हिंदी में हम वी आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ ईच अदर्स हिंदी। और उसके साथ हम जब क्लास में जाते हैं, एक तो हिंदी बोलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों को, पर फिर क्लास में जाते हैं तो वहां शुद्ध हिंदी का प्रैक्टिस होता है, वहां डिक्शन बोला जाता है और डिक्शन पढ़ाया जाता है। तो वो नेशन मेकिंग एक्सरसाइज जो है वो एक तरीके से रेप्लिकेट कर रहा था मेरे लिए, और मैं समझ नहीं पा रहा था उस टाइम में ये किताब क्यों काम कर रहा है। क्योंकि इसके बाद 2005 में जाके मैं ये प्रोडक्शन एनएसजी के साथ ही करता हूं, तब मुझे समझ अच्छा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी एक नेशन मेकिंग एक्सरसाइज का ही पार्ट था ये इंस्टीट्यूशन। इसलिए वो किताब इतना मीनिंगफुल होता है जब हमारे बैचमेट्स के बीच में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का टेस्ट का कोशिश करते हैं कि उसका टेस्ट क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, वो चावल खाने वाला, मैं रोटी खाने वाला हूं, ऐसे बहुत सारे चीजें। तो वो इन कमिंग इन टर्म्स विद दैट यू अंडरस्टैंड अ ग्रेट बुक लाइक दिस। तब आपको समझ अच्छा इतना सोच ये किताब के पीछे था, और उस हिसाब से आप पढ़ने की। तो मैं दिखाऊंगा आपको मिडनाइट चिल्ड्रन, बट आई विल शो इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल थिएटर। अभी मैं बस उसका बहुत ही बेसिक तरीके से सेंसस किस तरीके से काम करते हैं और सेंसस से कैसे हम लोग शुरू करते हैं, इसको लेकर अभी मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं। और फिर एक व्यक्ति
जो अनामिका मैम जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर की थी मेरे हर प्रोसेस में, जो आज तक मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनके साथ साथ अगस्टो बॉल का भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला था वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए इंग्लैंड में, जब राडा में मैं पढ़ रहा था। तो उनका जो थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड से भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो वो करवाते थे, और वो जिस तरीके से स्टेज पर खड़े होकर बात करते थे तो हरदम लगता था कि वो तो एक बहुत कॉन्फिडेंट, एक भयंकर कॉन्फिडेंस वाले पॉलिटिशियन जैसे ही वो नजर आते थे हरदम, जबकि वो पॉलिटिशियन बन भी गए थे। तो जबकि उनके एक्सरसाइजेस बहुत ही यूनिक था उस टाइम में, तो वो एक्सरसाइजेस भी सेंसस से रिलेटेड था पूरा। तो ये सारी चीजें रखकर ही हम लोग ने अपना पूरा जो एक तरीके से प्रोसेस जो है हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं ये सेंसस को लेकर जैसे जिस तरीके से मैं सेंसस को लेकर अभी आपके साथ बात किया हूं, अब मैं धीरे से डिजिटल थिएटर में जाता हूं कि किस तरीके से ये डिजिटल थिएटर में हम कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, और डिजिटल थिएटर में किस तरीके से इसको हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए, हमारा सेंसस बॉडी इस तरीके से बनता है, और उसके लिए एक्सरसाइजेस हम इस तरीके से, हम कुछ एक्सरसाइजेस आपको हम एक्सरसाइजेस एक भी नहीं बताए हैं, जो मैं जब प्रोडक्शन दिखाने शुरू करूंगा तब मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करूंगा सेंसस को लेके। पर अब मैं थोड़ा सा डिजिटल थिएटर के ऊपर मैं बताने का कोशिश करता हूं। तो डिजिटल थिएटर के बारे में थोड़ा सा मैं एक दो चीजें अभी बताता हूं, फिर मैं पहले एक दो वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो दिखाने के बाद मैं आपको बाकी डिजिटल थिएटर के ऊपर डिटेल में बताऊंगा। एक है डिजिटल थिएटर में डिजिटल जनरेटिव होता है बहुत, मतलब एक तरीके से द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडिया एंड ओल्ड मीडिया, वो एक डायलॉग होता है जहां डिजिटल थिएटर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ओल्ड मीडिया क्या है यदि मैं आपसे पूछूं, तो आपको पता है ये न्यूज़पेपर या मैगजीन्स जो आते हैं, सुबह न्यूज़पेपर्स जो आते हैं या मैगजीन्स जो पढ़ते हैं, ये सब ओल्ड मीडिया है हमारा। हमारे पास ऐसे मीडिया बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी मीडिया, पुरानी टेलीविजन जो एक ही चैनल होती थी, दूरदर्शन, और या रेडियो जैसे हम सुनते थे, आकाशवाणी, ये सब ओल्ड मीडिया है। अब ये न्यू मीडिया में आते ये सब चीज जनरेटिव हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर ऑनलाइन आते ही यही न्यूज़पेपर जो छपता है, जो छप के आ रहा है हमारे घर में, जैसे ही वो आ जाता है इसमें न्यू मीडिया में, तो उसके ऊपर एक आदमी उसका रेस्पॉन्स लिख सकता है, उसी के नीचे, न्यूज़पेपर के नीचे, वो न्यूज के नीचे वो अपना रेस्पॉन्स दे सकता है, वो रेस्पॉन्स के ऊपर और रेस्पॉन्स आ सकते हैं। तो ये न्यूज जो जनरेट कर रहा है उसके साथ साथ और भी चीजें साथ साथ जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो न्यूज अकेले नहीं है, न्यूज के नीचे जो लोग लिखते जा रहे हैं वो भी दूसरा न्यूज बनते जा रहा है, तो वो भी जनरेटिव हो रहा है। और न्यूज कोई ऐसे लिखा कि आज ये हुआ, ये न्यूज आया है न्यूज़पेपर का, तो वो लिखेगा भाई हमारे जगह तो ये हुआ है, देख लो वीडियो डाल दिया हूं मैं। कोर्ट ने ये क्या बोलते हैं, पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया है ये बोल के, तो दूसरा व्यक्ति उसी के नीचे न्यूज के नीचे डाल देता, अच्छा पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है ये बोल के, देखो मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, पुलिस ही ये कर रहा है, पुलिस को कौन पकड़ेगा। तो न्यूज जनरेटिव हो रहा है, न्यूज़पेपर के हाथ में अकेले नहीं है, लोगों के हाथ में भी जा रहा है ये चीजें। पर इसमें सब में एक डेंजर है जो हम इसके बाद बात करेंगे, कि डिजिटलिटी में आते ही, ऑनलाइन में आते ही क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है। तो एक तो है, और दूसरा इंटरैक्टिव है, ये बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से होता है। अब हम ट्रेडिशनल नहीं, रेगुलर थिएटर या जो रेगुलर थिएटर आज का है, कोविड-19 से पहले का, क्योंकि कोविड-19 में तो थिएटर अभी जाके इस महीने के 15 तारीख के बाद थोड़ा बहुत अलाउ कर रहा है सरकार करने के लिए, पर कोविड-19 से पहले वाला जो रेगुलर थिएटर था उसमें क्या ऑडियंस आगे बैठ के देखती है या चारों तरफ बैठ के देखती है, या जैसे भी ऑडियंस देखती है, फिजिकल प्रेजेंस ऑडियंस का भी रहता है, और एक्टर भी या परफॉर्मर भी उसके सामने करते हैं, और उसी से लेन देन होती है, जो एज ओल्ड से हमारा हिस्ट्री थिएटर का वही है।
और इंटरैक्टिव उस तरीके से होता है, हमारे अंदर एक सेंस होता है कि ऑडियंस को क्या, बहुत बार क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे अगुस्टो बॉल का भी थिएटर आपको पता ही है, या रमनी प्रोटोकॉल का थिएटर, जो अगुस्टो बॉल का तो इनविजिबल थिएटर भी है, या क्या बोलते हैं फॉरम थिएटर भी है, जिसमें तो सीधा पूछा जाता है, इंटरैक्टिव उस तरीके से होता है। अब डिजिटल में आते ही ये इंटरैक्टिव, जैसे अभी मैं बताया न्यूज को लेके या जिसी चीज को लेके, वो इंटरैक्टिव दूसरे तरीके से हो रहा है, पर ऑलमोस्ट इसी तरीके से कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट उसी तरीके से कहीं ना कहीं हो रहा है। पर हम जब लाइव करते हैं ये, उसमें हम एक फिजिकल स्पेस में हैं, एक ऑडियंस एक एक्टर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो एक फिजिकल स्पेस में है, मतलब ये भूमि के ऊपर, एक लैंड के ऊपर हम खड़े हैं या बैठे हैं। पर जब हम ऑनलाइन में जाते हैं तो ये स्पेस का ऑनर कौन है हमको अभी भी नहीं पता है। उसमें तो हमको पता है कि हम प्रोसिनियम थिएटर में इसके अंदर बैठ के हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका ऑनर गूगल है या कहां जा रहा है, ये कहां जाके सेव हो रहा है, और ये कैसे निकलेगा फिर वापस, ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही डाउटफुल होता है। और इसमें फिर एक बहुत मेजर इश्यू आती है जो ऑनलाइन में है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अपने आप ये चीजों को रीड भी करता है, और वो कैसे रीड करता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग लेटर बात करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को इतना ही मैं बताया हूं डिजिटल थिएटर के ऊपर। मैं एक आध वीडियो पहले मैं दिखाना चाहता हूं, जो थोड़ा सा मैं हमारा जो काम है एक तरीके से संस्कृत नाटकों को लेके किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, और किस तरीके से ये जो सेंसेस हैं, ये सेंसेस और मटीरियलिटी, मटीरियल्स क्या होता है, उसका टच, उसका टेक्सचर, ये सब चीजों के लिए मैं थोड़ा सा एक आध वीडियो दिखाऊंगा आपको, 2 वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आप देख लीजिए। उसके बाद मैं डिजिटल थिएटर के अंदर चलते हैं हम लोग, और उसके बाद डिजिटल थिएटर के ऊपर। तो मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको एक भास का नाटक दिखाता हूं, ऊरुभंगम, जो एक तरीके से हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक मिनट में, While Abhilash sir is getting ready, I request all the participants to switch off their videos. ভিডিও এবং মাইক্রোফোন সকলেই দয়া করে বন্ধ রাখবেন, তবেই কিন্তু আমরা ভিডিওটা ভালো করে দেখতে পাবো। প্লিজ, থ্যাংক ইউ। ठीक है। सो अभी आप लोग को मेरा ये स्क्रीन में ऊरुभंगम बाय भाषा दिखाई दे रहा है हमारा? हेलो, अभी तक नहीं आया, वी आर वेटिंग। नहीं, अभी तक नहीं आया। अच्छा, तो मुझे देबू क्या करना चाहिए? मैं तो ये कर दिया हूं। वो एक्चुअली आप स्क्रीन किया, क्रोम टैब आपको क्रोम टैब किया, क्रोम टैब के बाद मैं ऊरुभंगम प्रेजेंट नाउ। अच्छा, एक मिनट, नीचे है, एक मिनट, आ गया? नहीं, प्रेजेंट नाउ, क्रोम टैब शेयर, हाँ आ गया, ठीक है, ओके। तो अभी ऊरुभंगम ये एक 2003 का प्रोडक्शन है। हम लोग आपको पता होगा भास का ऊरुभंगम जो दुर्योधन को लेकर है, महाभारत को लेकर। हमने इसको कहीं ना कहीं कश्मीर का एक इश्यू उस टाइम में चल रहा था कि एक कैप्टन जो बॉर्डर एरिया में जितने सोल्जर्स थे, उन लोग जब कंट्री के लिए सेफगार्ड कर रहे थे, तब उनका पैसा जो है वो कैप्टन घरों में नहीं भेजा, वो और कुछ कर दिया। तो ये घर सब जो, और फिर उनका जब बॉडी आता है वापस, तब पता चलता है कि अच्छा ये पैसा तो इनको मिला ही नहीं है, इसका सैलरी, बहुत सारी चीजें। तो एक करप्शन केस था जो इंडिया टुडे में और यहाँ सब आया था। तो हमने क्या किया, ऊरुभंगम को वो इश्यू के साथ रिलेट करके, ऊरुभंगम का जो क्लासिकल जो ये एक रियल इश्यू था जो उस टाइम में था, बहुत फेमस न्यूज था, उसको लेकर हम
उरुभंगम को कैसे इंटरप्रेट करेंगे ताकि उरुभंगम का क्लासिकल नेचर भी ना जाए, क्योंकि क्लासिकल हरदम इंटरप्रिटेशन से वो बहुत छोटा हो जाता है, तो उसका वो क्लासिकल नेचर रखते हुए किस तरीके से हम डेवलप करें। तो हम इंस्पिरेशन यक्षगान से लेकर और उसके साथ साथ हमने ये पूरा एक कलरी जो वहां का क्लासरूम था उसके अंदर हमने किए, और शुरुआत बाहर से मूविंग ऑडियंस के साथ था। बाहर शुरुआत होता है, अंदर का ही फोटोग्राफ से 4-5 फोटोग्राफ है, क्योंकि बहुत पुराना प्रोडक्शन है, 2002-3 का प्रोडक्शन है ये, तो 3-4 मैं ये दिखा दूंगा आपको फोटोग्राफ्स। ये पानी के अंदर पूरा परफॉर्मेंस होता है उरुभंगम, और बीच में जो है वो सोल्जर का बॉडी है, और चारों तरफ कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, और बॉडी का सोल्जर बॉडी का है, और बाकी सारा नाटक चारों तरफ होता है। और फिर यक्षगान के जो 2 परफॉर्मर्स हैं उन लोग नरेशन शुरू करते हैं बाहर, और वापस बाहर ही जाते हैं जहां पर ये बॉडी को जलाया जाता है लास्ट में, और फिर खाना परोसकर सारे ऑडियंस खाना और स्वीट्स खा के निकलते हैं, जो एक ट्रेडिशन होता है। तो ये नीनासम इंस्टीट्यूट वो एक गांव है अपने आप में, तो वो गांव के लोग आए थे और उन लोग देखे थे ये पूरा चीज, तो उनके साथ वहां का जो एस्पेक्ट्स है और वहां के जो स्टूडेंट्स है उनके जो भी सेंसेस है उसी में से ये पूरा प्रोडक्शन डेवलप किया। आप देख सकते हो यक्षगाना कॉस्ट्यूम्स डाले हुए लोग भी वहीं खड़े हैं जो आर्टिस्ट हैं, और ये था वन ऑफ द प्रोडक्शंस उरुभंगम जो हमने इसके साथ किया था नीनासम के साथ। अब एक प्रोडक्शन हम दिखाते हैं जो ट्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा स्टूडेंट्स के साथ साकेतम बोलकर हम लोग किए थे। ये एक्चुअली क्लासिकल प्ले, संस्कृत क्लासिकल प्ले था भास का। अब एक रामायण को ही बेस करते हुए एक तरीके से CN श्रीकंठन नायर जो बहुत एक तरीके से मॉडर्न प्ले राइट है केरल के, उन्होंने ट्रायोलॉजी लिखे थे लंका लक्ष्मी, साकेतम और कांचना सीता बोल के। उसमें से साकेतम हमने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हमने टिचू स्कूल ऑफ ड्रामा में किया था। तो उसमें भी जो एक्सरसाइजेस हैं वो एक्सरसाइजेस पूरा हम लोग स्टूडेंट्स को ये सेंसेस रखकर डेवलप कर हम ऐसे एक प्रोडक्शन में पहुंचते हैं जो हम आपको अभी दिखाई दे रहा है सबको? हेलो? नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है? Is it video or still photo? Still Saketam is written. No, you are presenting by video format or still? Video format. आपको साकेतम दिखाई दे रहा है ना? No, it's not presenting yet. You have to. Okay, ठीक है। अब आ गया होगा। हाँ, अभी तक आ रहा है। ओके, ठीक है। Okay. Now Saketam is one of the stories. It is in Malayalam. So I will show you थोड़ा मैं वीडियो है ये मैं थोड़ा जल्दी मैं दिखाऊंगा बीच में थोड़ा सा जंप करके। ये एक्चुअली दशरथ के ऊपर है, दशरथ का लोनलीनेस, दशरथ जो 2 रानियों के बीच में कौशल्या और कैकेयी के बीच में कैसे जो उनकी जो पॉलिटिक्स है जो एक तरीके से दशरथ को कैसे डिस्टर्ब करता रहा। और इसमें आप देखिएगा ये उस टाइम का है जब आपको पता होगा एक टाइम आया था जब राम को बहुत मसल्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। वो मर्यादा पुरुष से राम चला गया था एक तरीके से क्या बोलते हैं एक अग्रेसिव पुरुष या एक क्या बोलते हैं एक स्ट्रांग पुरुष के तरफ। तो उस टाइम में हमको लगा कि नहीं, इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। तो राम क्या है, लक्ष्मण क्या है और ये सारे एपिक क्या हैं, तो इसलिए हमको लगा कि इसको उस तरीके से रखकर हम आपको दिखाते हैं। तो इसके शोज बहुत सारे जगह हुए थे, मतलब इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी इसका टूरिंग भी हुआ था। क्योंकि एक सिंपल एक क्लासरूम प्रोडक्शन होके हम लोग टिचू स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत ही छोटे आपको पता है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में बजट तो
हार्डली कुछ भी होता है। तो उसके अंदर हम शुरू किए थे, बट इट टुक इट्स ओन लाइफ। ये प्रोडक्शन अपने आप में लाइफ क्रिएट किया, और ये प्रोडक्शन ने बहुत सारे फ्यूचर आर्टिस्ट को भी डेवलप किया है, जैसे शंकर वेंकटेश्वरन जैसे डायरेक्टर्स, एंड मेनी डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स हैव कम आउट फ्रॉम दिस प्रोडक्शन। सो आई विल जस्ट शो यू some clips, शुरुआत से देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद साउंड आ रहा है? Not yet. The microphone is switched off. वो microphone इधर जहां अपने দেবুদা প্রেজেন্টেশনের যে মাইক্রোফোনটা সুইচড অফ দেখাচ্ছে কেন? হ্যালো Yes. হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনের মাইক্রোফোন সুইচড অফ No, it doesn't matter. It doesn't matter with that video. কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। Can you hear it? No, I can hear it. Play it. Abhilash ji. हाँ, Abhilash ji, can you play? हाँ, बता। Play it. सॉरी, Play कीजिए ना, play कीजिए। हाँ, No, or maybe some volume is not there, or maybe आपका जहां से प्ले कर रहे हैं उधर वॉल्यूम ऑन है ना? वॉल्यूम फुल है। पता नहीं, it's not coming up. वॉल्यूम नहीं आ रहा है एकदम नहीं। हाँ, वो जो पहला जो प्रेजेंटेशन था वो आपने हटा दिया क्या? जो पहला वाला था? हाँ, हटा दिया। फिर भी ऐसा हो रहा है, तब तो नहीं होना चाहिए। हाँ, Anyway, you Abhilash ji, you just keep narrating. हाँ, You just keep narrating. okay. See, basically the thing is because the sound is needed very much, if not because I work with a lot of sound and music, तो क्या करें साउंड लाने के लिए? हाँ, आ गया। अभी सुनाई दे रहा है? No, actually you stop presenting. आप presenting stop कर दिया। अच्छा, तो स्टॉप करने से यहाँ साउंड सुनाई दे रहा है। Oh, okay. So it might be internal problem. No, but can we do it afresh? Like once more, can you start kind of, Just try once more. Okay, I'll try once again. नहीं, हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, Yeah, it's coming up. ओके। तो ये सूत्रधार लोग हैं, जो मंथरा का पूरा कहानी या मंथरा का डायलॉग्स, मंथरा का रिप्रेजेंटेशन भी है सूत्रधार लोग। और अभी आप देख सकते हैं कैसे ये दोनों जो है एक्टर प्रिपरेशन से एक्टर से कैरेक्टर में जा रहे हैं। इन लोग दोनों कैकेयी और कौशल्या है कैरेक्टर, जो ये दो एक्टर्स हैं, प्रभात और देवन बोलकर। इन लोग अभी दो कैरेक्टर्स में जाएंगे। इसका पूरा हम लोग कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कथकली से लिए हैं, और इन लोग अब आगे बढ़कर फिर कैसे इन लोग धीरे से कैरेक्टर एंट्री करेंगे, जो हमारे फॉर्म्स में है एक्टर टू कैरेक्टर जर्नी, जो अपना टाइम लेते हैं वो लोग, जिस तरीके से उनका पूरा कॉस्ट्यूम मेकअप सब होता है। और ये किस तरीके से फिर ये सारी चीजें स्टूडेंट्स ही डेवलप की। इन लोग सब स्टूडेंट्स थे वहां के, तो कैसे इन लोग घुसते हैं फिर इनका, और ये जो बर्तन के अंदर खड़े होते हैं जिसमें एक तरीके का लिक्विड है जो अपने आप में वो भी पॉलिटिकल होता है, वो लिक्विड में क्या क्या पूरे नाटक में नीचे जलाया जाता है आग, वो आग के ऊपर खड़े होकर इन लोग नहाते हैं ताकि वो
सॉरी शुद्ध हो जाए, और ये पता चलता है ये जो मिल्क कलर का है उसमें क्या क्या डालते हैं, जो एक तरीके का एक लिक्विड होता है जिसमें कितने सारे पॉलिटिक्स होके, जैसे बोलते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये वाला जो 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 एक तरीके का मीनिंग है कि ये पानी कितना, या ये शुद्ध पानी जो बोलते हैं वो कितना पोल्यूटेड है, वो पूरा नाटक में निकल के आता है, क्योंकि सब लोग इसमें अपना वेस्ट डालते जाते हैं ये बर्तन में, जिसमें जाके लोग नहाते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं ताकि देखिए, ये कॉस्ट्यूम उन लोग ऑडियंस के सामने ही पहनते हैं, पूरे तरीके से कैरेक्टर्स बन गए हैं। और और अब मैं थोड़ा सा आगे और दिखा रहा हूं आपको, जस्ट ये दशरथ का एंट्री है, जो दशरथ हरदम जब भी अपने किंगडम में आता है तो वो हरदम उसको याद आता है वो शाप जो उसको ब्लाइंड पेरेंट्स से मिला था, जब उसने गलती से एरो शूट किया था एक इनोसेंट बॉय के ऊपर। ये दशरथ है, और ये दशरथ का क्या बोलते हैं, और ये राम है जिसका एंट्री अभी हुआ है, और ये लक्ष्मण है। तो राम और लक्ष्मण लड़कियां कर रहे हैं, और कैकेयी और कौशल्या लड़के कर रहे हैं। दशरथ श्रीजीत बोलकर हैं, जो आज एक बहुत रिनाउंड एक्टर, डायरेक्टर, टीचर हैं केरला में। ये दशरथ के किरीट से आके कैसे खड़ा हुआ, और वो जैसे ही किंगडम में आंख हरदम जब खोलता है तो उसको वो एक गिल्ट कॉन्शियस आता है, उसको हरदम वो मेमोरी आती है। वो जब सारा सुख देखता है तो उसको हरदम वो याद आता है। ये सब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो एक तरीके से दशरथ के मिनिस्टर्स और ये सब जो अपने आप में पॉलिटिक्स करते हैं, वो पूरा नाटक निकल के आता है कैसे दशरथ हंटेड हो जाता है या हॉन्टेड हो जाता है। तो हम ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं यहां से कि ये ऐसे डिजाइन डेवलप करना ये पूरे स्टूडेंट्स अपने आप करते हैं। ये जो मिरर फ्लोर है वो एक स्टूडेंट के एक्सरसाइज से निकल के आया था कि उसका घर का फ्लोर क्या है, और वो घर के फ्लोर से जैसे जिस तरीके से होम इमेज एक्सरसाइजेस हम जो करवाते हैं उसमें से कैसे डेवलप करके दशरथ का किंगडम का क्या हो सकता है। तो और ये पूरा एनैक्ट करता है वो शाप जो उसके दिमाग में हरदम आता है, दशरथ के दिमाग में। और ये किंगडम में ये बताते हुए उसका फर्स्ट एनैक्टमेंट है ये, जैसे वो एंट्री करता है। ठीक है, मैं यहां रोक रहा हूं ये चीज। तो okay, so these were the which I was trying to share is the kind of कैसे हम सेंसेस और उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस रख के हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, और उसमें कैसे हम नरेटिव को मटेरियल्स और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन से कैसे हम स्टोरी मेकिंग या नरेटिव को किस तरीके से हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्टर अकेले नहीं, उसका बॉडी मूवमेंट, उसके सारे नहाने से लेके उसका सारा मटेरियल्स, रियल आग, रियल स्मेल, ये सारे चीजें रखकर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं एक नरेटिव को, और कैसे हम उसको एनहांस कर सकते हैं और उसका मीनिंग कैसे हम बदल सकते हैं, इसको लेकर। अब मैं थोड़ा सा आपको डिजिटल थिएटर को लेकर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिजिटल थिएटर
मैं जिस तरीके से ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया के बारे में मैं बता रहा था, उसी तरीके से उसके और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम जैसे ये बोला जाता है कि हाउ मच इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ cultural production and the location for the expression of the self in a form that can be disseminated publicly. मतलब एक तरीके से हम जो भी यहाँ कर रहे हैं अभी, ये एक तरीके से पब्लिक के पास जा रहा है। क्या वो पब्लिक कौन है हमको पता नहीं है। ये सही है कि हम थिएटर में भी जब करते हैं हमको बहुत बार पता नहीं होता है कि ऑडियंस में कौन बैठा हुआ है, पर क्या ये दोनों का एक्सपीरियंस सेम है? क्योंकि एक तरीके से ये सारी चीजें, डिजिटल मीडिया जो है वो भी एक तरीके का कल्चरल प्रोडक्ट है। तो जैसे थिएटर एक तरीके से कल्चरल प्रोडक्ट है, तो उस तरीके से डिजिटल मीडिया भी एक कल्चरल प्रोडक्ट है। तो उसमें किस तरीके से इन चीजों को रखकर हम लोग इसको सोचना चाहिए, इसके ऊपर है। जो एक तरीके से जैसे इंटरनेट है, वेबसाइट्स है, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया है, गेम्स है, वीडियो गेम्स हैं, ये सारी चीजें एक तरीके से कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। वो सब क्योंकि कल्चर का पार्ट बन चुका है। पर ये क्या, ये कल्चरल प्रोडक्ट्स और जो कल्चरल प्रोडक्ट्स जो हमारे नॉर्मल लाइफ में है, जैसे दिवाली है, बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स हैं और भी बहुत सारे कल्चरल प्रोडक्ट्स है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है ऑनलाइन में आते ही ये चीजें। और इसका कारण भी है क्योंकि ऑनलाइन में हम कहीं ना कहीं, क्या ये 5 सेंसेस किस तरीके से ऑनलाइन में काम कर रहा है? 5 सेंसेस तो है, हमको पता है। आज स्मेल के लिए भी टेक्नोलॉजी निकल गया है। अल्कोहल, हर पुलिस के पास अल्कोहल क्या बोलते हैं, स्मेल करने का मशीन है, परफ्यूम स्मेल करने का मशीन है। तो हमको पता है स्मेल भी आजकल एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास आ रहा है। और उसी तरीके से हमारे सारे सेंसेस को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलरली डिजिटल टेक्नोलॉजी पकड़ में आ रही है। तो क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप करेगा तो क्या एक प्रॉपर डिजिटल थिएटर बन पाएगा क्या? यही है जो सवाल हम लोग को पूछना है। और हमको पता है कि डिजिटल थिएटर या ये न्यू मीडिया जो हो, जैसे फेसबुक है, जैसे या विकिपीडिया है, ये सारे चीजें जो एक तरीके से पूरा नॉलेज हमको देता है, और उसके हाइपरलिंक्स में जाते जाओ तो और मिलता रहेगा। हम एनसाइक्लोपीडिया तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। एक टाइम था जब 90s में हमको एनसाइक्लोपीडिया में से कुछ ढूंढना है तो लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, ब्रिटानिका का वो अलमेरा खोलना पड़ता है, उसके अंदर जाके फिर वो अल्फाबेट का पूरा निकालना पड़ता है, उसके बाद पता नहीं कितने पेजेस खोल के पढ़ के हमको मिलता था एनसाइक्लोपीडिया। बट टुडे यू कैन गो इनटू दिस hyper connections and you can get the encyclopedic meaning of the same thing, Wikipedia और या encyclopedia आपके easily आपके फिंगर टिप्स में आ जाता है। तो इस तरीके से जब इंफॉर्मेशन इतना easily अवेलेबल हो जाता है, क्या वो इक्विवेलेंट होता है नॉलेज के साथ? क्या नॉलेज इंफॉर्मेशन से अकेले बन जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है जो आता है। और न्यू मीडिया कहीं ना कहीं रेडिकली ब्रेक करता है कनेक्शन बिटवीन फिजिकल स्पेस, सोशल प्लेस एंड इस तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स। वो क्या रियल है या कंप्लीटली वो समथिंग ओनली रिलेटेड विथ the psychology, or is it something which is really affecting our body? ये सारी चीजें जो हमको सोच, मतलब one of the basic questions what I'm trying to put in front of you is, what is the spiritual, when I'm saying spiritual, it has nothing to do with religion, spiritual existence of this new media as a human, because we know we are also spiritual beings as human beings. तो वहां पर इसका ये टेक्नोलॉजी कहां तक आ रहा है? एक तरीके से हमको पता है कि बहुत बार ये टेक्नोलॉजीज डेवलप होते हैं जब सरकार चाहता है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे डेवलप हुआ था, क्योंकि सरकारें चाहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि एक इंडिविजुअल डेवलप करता है, जैसे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, कोई इंडिविजुअल डेवलप किया, पर फिर वो इंडिविजुअल सरकार के साथ जुड़ जाता है या सरकार वो इंडिविजुअल को खरीद लेता है, और फिर आज फेसबुक के पास सरकार से ज्यादा इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास है सिटीजन्स को लेके। तो
ये भी एक डायलेमा है जो गवर्नमेंट लगातार न्यू मीडिया को लेके नए 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 तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके पॉलिसीज, क्योंकि हमको पता है इंटेलेक्चुअल राइट्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में, और किस तरीके से इसको हम कैसे हम इसको हैंडल कर पाएंगे। और हमको अब ये सब चीज हम बोलते हुए हमको ये भी देखना है कि जो ऑडियंस हमारे पास डिजिटल थिएटर या आज का थिएटर आ रहा है, वो एक किस्म का वो यूथ है जो मल्टीटास्किंग है। तो ये एक चीज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर हर क्लास थिएटर एक तरीके से सीखते हैं तो कल्चर सीखने के लिए आते हैं, और कल्चर तो पॉलिटिक्स से डायरेक्टली जुड़ा रहता है, सोशल एंड पॉलिटिकल बीइंग है हम लोग, तो फिर आप लोग ये मोबाइल फोन क्यों ऑफ करने बोलते हो क्लास में? समझ में आता है स्कूल में मोबाइल फोन ऑफ करना, या क्या बोलते हैं जो भी रेगुलर स्टडीज है, पर जहां पॉलिटिक्स एक तरीके से प्रैक्टिस में आता है, वहां पर आप मोबाइल फोन ऑफ करने क्यों बोलते हैं? बिकॉज I could understand that student's question, and I really thought about it, because today the biggest political weapon is these mobiles. सरकार टर्न कर सकता है कुछ भी चीजें, हाँ सरकार को हम भी टर्न कर सकते हैं, पर वो बहुत मुश्किल होता है सोशल मीडिया से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एंड ऑफ द होल कंट्रोल इज विद द गवर्नमेंट, बट स्टिल देयर आर थिंग्स, देयर आर डार्क नेट्स, देयर आर अदर वर्ल्ड फ्रॉम वेयर थिंग्स कैन, जैसे विकीलीक्स और ये सब चीजें, जो सरकार के भी बहुत सारे पेपर्स निकल जाते हैं इसमें से। तो ये जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन है, उसको स्विच ऑफ करके आप क्या थिएटर सिखाओगे आप? So probably after that I started thinking, no, in my class mobile phones should be in full charge, बस साइलेंट कर दो, ऑन हो सकता है, और कोशिश करो। फिर I started developing all my exercises थ्रू मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, जिनके पास जो मोबाइल फोन्स है उसके साथ गेम्स डेवलप करना, उसके साथ एक्टिंग एक्सरसाइजेस डेवलप करना। सो दे हैव, एंड देन वी आल्सो पुट अ कंडीशन दैट प्लीज ट्राई नॉट टू रीड योर पर्सनल मैसेजेस, एंड इफ यू रीड योर पर्सनल मैसेज एंड इफ यू आर इन एन इम्प्रोवाइजेशन, then bring that personal message into the improvisation. Let us make it really political and social and connected with the geography where we are. तो उस तरीके से हम लोग उसको चैलेंज होकर लेकर हम लोग डेवलप करने की कोशिश की है, जो अभी के प्रोडक्शंस में आपको वो वहां तक हमको पहुंचने के टाइम नहीं होगा, जिससे हम डिजिटल पूरा डिजिटल क्या बोलते हैं प्रोसेस से ही हम डेवलप किए, उसमें सारी चीजें डिजिटल, हम लिखते भी डिजिटली थे और इस तरीके से। और उसमें क्या होता है एक्चुअली, where all this production process develops into and what happens is, I wouldn't say they were successful anywhere, but they were deeply questioning, and वो करना बहुत जरूरी था आज के यूथ को समझाने के लिए, समझने के लिए, मुझे भी समझने के लिए, हमारे जैसे जनरेशन को भी समझने के लिए, कि ऐसे हम सारी चीजें डिजिटली करेंगे। लिखना भी डिजिटली था, उसमें स्क्रिप्ट भी डिजिटली डेवलप हुआ, सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते थे। फिर एक दूसरे से हम इम्प्रोवाइजेशंस भी हम दूर दूर करते थे, कहीं कैंपस के एक कोने में है तो कोई कैंपस के बाहर बस स्टॉप में खड़ा हुआ इम्प्रोवाइज कर रहा है, तो उसको हम डिजिटली पकड़ते थे, लाइव पकड़ के हम लाते थे और लाइव एक्शन के साथ रखते थे। तो क्या होता था उसमें, मीनिंग कैसे बदलता था, सीमियोटिक्स कैसे होता है। और ये जो मल्टीटास्किंग जनरेशन है जो इसमें अभी सुन रहे थे, इसमें भी बहुत लोग होंगे, उनको वो कैपेसिटी है कि 4-5 चीजें एक साथ कर सकते हैं। ये नहीं कि हम भी नहीं है, हम भी चाय पीते हैं, चाय पीने के साथ साथ और कुछ करते हैं, ये भी 2 तरीके का ही टास्क है, चाय भी जा रहा है अंदर और भी कुछ कर रहे हैं। पर ये तो 5-6 चीजें, मतलब आप फेसबुक भी देख रहे हो, यहाँ फैमिली का मैसेज भी आ रहा है, उसके साथ आपका क्या बोलते हैं रिलेशनशिप का भी कुछ चल रहा है, तो 5-6 लेयर्स में है टेंशन और हैप्पीनेस। तो ये जो जनरेशन है उसके लिए नाटक या प्लेस कैसे बनाएंगे, इसको लेकर है जो। तो मैं अभी थोड़ा सा नक्शल में बोला हूँ, टाइम अभी और कम हो रहा है, तो मैं अभी आपको 1-2 प्रोडक्शंस दिखाता हूँ जो एक प्रोडक्शन जो हम लोग अभी डेवलप किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं मिडनाइट चिल्ड्रन ही दिखाता हूँ आपको, उसमें कैसे सीमियोटिक्स बदलता है आप देख लीजिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन आपको तो पता ही होगा कि वो कहानी बहुत ही लेयर्ड है एक तरीके से, तो पर उसका मैंने जो जर्नी बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही एक नेशन मेकिंग एक्सरसाइज था,
तो उसको लेकर हम लोग कैसे मैं डाल रहा हूं ताकि आप लोग देख पाओ। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, परफेक्ट। ठीक है। तो अभिमंच ऑडिटोरियम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर। तो ये प्रोडक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि जब हम पहले शुरू किए थे तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत सीरियस होते थे, क्योंकि ये रास्ते के बारे में कहानी, हम कैसे मजाक उड़ाएंगे, हम क्या करेंगे। फिर हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज किए, पर स्टूडेंट्स निकल ही नहीं पा रहे थे वो जो सीरियसनेस ऑफ द होल सब्जेक्ट। But Rashti has been taking it into all different ways. But our students were not able to go because they were youngsters, and every day morning in the school they used to sing Jana Gana Mana to everything. So it was difficult for them to jump into it. तो उसके बाद एक बार उसी टाइम में रिपब्लिक डे आया, तो उसमें नहीं, इंडिपेंडेंस डे आया, तो हम लोग वो इंडिपेंडेंस डे देखने के लिए एक साथ गए। तो वहाँ पर जो हम लोग देखे, हम लोग लेट हो गए, फ्लैग होइस्टिंग खत्म हो गया, उसके बाद हम पहुँचे। तो वो जो एक पूरा सरकासम निकला पूरे सिचुएशन से, और उससे स्टूडेंट्स को वो ह्यूमर निकल के आने शुरू किया कि देश क्या है। उसके बाद जब हम लोग क्लासरूम में पहुंचे वापस, तो अपने आप ह्यूमर शुरू हो गया। तो ये गाने से लेके देखिए, रियल कुकिंग हो रहा है स्टेज पर और उसका स्मेल आते जा रहा है। आप देखे होंगे बायोस्कोप से शुरू हुआ, बायोस्कोप से ही अंदर घुसते हैं ऑडियंस। तो मतलब अभिमंच पूरा बायोस्कोप है, बायोस्कोप के अंदर ऑडियंस घुस रहे हैं। और उसके बाद ऑडिटोरियम में ही नाटक होता है, मिडनाइट कॉन्फ्रेंस हरदम ऑडिटोरियम में होता है ऑडियंस के साथ। उसी में म्यूजिक किट भी है, और उसके बीच में और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आपको मैं और ये शिवा बोल के कैरेक्टर है, जब वो एंटर करता है तो पहला इंडिपेंडेंस डे सामने आता है हमारे। तो जिस तरीके से प्रोजेक्शन किए हैं हम और जिस तरीके से स्टेज को हम देखें, एक स्क्रीन, एक लंबा सा स्क्रीन जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है लहर करके, और इसमें 3 इंडिपेंडेंस डे जिस तरीके से नैरेटिव को ब्रेक किया गया है। तो इट वॉज ऑलमोस्ट 3 आवर 15 मिनट प्रोडक्शन, 3 घंटा का मतलब 3 आवर 15 से 20 मिनट प्रोडक्शन, 3 घंटे का प्रोडक्शन, 3 घंटे से ज़्यादा था ये प्रोडक्शन, 3.25 घंटे का। तो उसमें डिफरेंट तरीके से प्रोडक्शन, बहुत सारे तरीके से प्रोजेक्शन और उसका मीनिंग जिस तरीके से डेवलप होता है और कैसे सीमियोटिक्स बदलता है स्टेज पर आके। ये एक सूटसेयर है, वो बोलता है अमीना बेगम बेटा बेटा, ऐसा बेटा होगा जो देश से बड़ा, ना बड़ा ना छोटा, उसके 2 सर होंगे, उसमें से एक ही सर दिखाई देगा। एंड ये सिंबॉलिकली बेटा होगा, अमीना बेगम बेटा, वो कहानी का बेटा है, वो इंडिया है जो 1947 में पैदा होगा, उसका 2 सर होगा, एक गरीब और एक अमीर। गरीब दिखाई देगा हरदम, ये कहानी में धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे निकल के आता है। वो जो सूटसेयर बोला है वो कैसे फिर निकल के आ रहा है। तो Padma, I was born in the city of Bombay once upon a time. मैं बम्बई शहर में पैदा हुआ था। ये बहुत पहले की बात है। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। तारीख के भागने का कोई रास्ता नहीं। मैं 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर नालिका के नर्सिंग होम में पैदा हुआ। 15 अगस्त 1947। हाँ, और वक्त आप सुन सकते हो इसमें हिंदी
जो एक तरीके से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बहुत शुद्ध हिंदी का ट्रेनिंग होता है, हम इसमें ये प्रोडक्शन में वो एड्रेस करने की कोशिश की है। हम ये कोशिश की है कि हिंदी सबका है, मराठी हिंदी है, पद्मा जो बोल रही है, तो यूपी का हिंदी है जो केशव बोल रहा है, तो आसामीज हिंदी आ जाता है जब विप्लव बोलता है। तो हिंदी हर तरीके से, जिनका हिंदी जैसे हिंदी है वो हिंदी आना चाहिए तभी। और वो मैं विश्वास करता हूं कि एक लैंग्वेज वैसे ही डेवलप करता है जब उसका रीजनल एस्पेक्ट्स आता है। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, ये सीन से जिसमें मैजिक रियलिज्म भी कैसे हम लोग डेवलप किए हैं, वो सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो एक तरीके से। ये वन ऑफ द लास्ट सीक्वेंसेस है जो बर्थडे है बिफोर इंटरवल। तो और इसका बर्थडे बनाया जा रहा है जब हरदम 1947 मतलब वो बनाया जाता है हरदम। तो उसके साथ साथ पूरा जो फुटेज आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और उसके साथ आप देख सकते हो एक सीन जो चल रहा है और वो क्या सिंबल लेके भागता है। और नीचे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस आते हैं, इंडिया के मैप को लक्ष्मी होके दिखाते हैं, उसी टाइम के ये सारे चीजें सब स्टिल्स हैं। ये इंटरवल यहां पर हुआ है, मतलब जो वो चढ़ने का कोशिश किया, आपको सबको ये सिंबल के बारे में पता होगा, वो चढ़ पाता नहीं है, कहीं नीचे ये कैरेक्टर यहां मर जाता है एक्चुअली इंटरवल के पहले, जो एक तरीके से ये सिंबल को प्रचलित करता है। और ये जो चांद है ये है एक तरीके से बेटा अमीना बेगम का। उसको पूरे हरदम हम मेटाफोरिकली ही दिखाए हैं। दो माँ होते हैं उसके, तो दोनों माँ उसको लेके कैसे ललबाई करते हैं। चलिए मैं यहां पर इसको रोक रहा हूं। So that was Midnight Children. Now we would like to show you something of the latest productions, one or two. एक है we thought why not to digitally develop something about a production जहां पर एक्शंस एकदम नहीं है पर डिजिटली हम लोग उसको तैयार रखे। तो उसका एक प्रोमो दिखाऊंगा मैं। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन में हम बैठे रहते हैं और कोई एक्शन नहीं होता है, पर हम जानते हैं डिजिटली हम लोग बहुत स्विच ऑन होते हैं, हम मोबाइल देखते रहते हैं, वो करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो ऐसे इसमें हम क्या किस तरीके का एक थिएटर हम डेवलप कर सकते हैं। एक मिनट। एक मिनट, वो और कहीं चला गया। ओके, तो ये लॉरम इप्सन है, आप देख सकते हैं इसको। ये एरोप्लेन के अंदर होता है। सो व्हाट वी हैव डन इज एक तरीके से लॉरम इप्सन फ्लाइट विद इन फ्लाइट, मतलब लोगों के दिमाग के अंदर कैसे चलता है ड्रामा, और उसको लेकर हम लोग डेवलप करने की कोशिश किए हैं। अच्छा, ये उसका एक्चुअली इसका क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑडियंस दोनों तरफ बैठा हुआ था। और
आई एम सॉरी, वो कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसका, नॉट गेटिंग द वीडियो, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया, 1 मिनट। ठीक है, I'll show you another one which is Radio Freedom. Again, Radio Freedom was another one of the productions जो एक तरीके से रेडियो उसको भी हम लोग डिजिटली डेवलप करने की कोशिश किए हैं। तो उसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग अभी उसको देख सकते हो। This is again the whole process was in a way digitally we have developed it, पर आपको वो digitalization जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा, देख लीजिएगा आप। मीठे मीठे बोल तभी निकलते हैं जब आप कुछ मीठा खाते हैं, लेकिन ज्यादा मीठा बोलना भी खतरे से खाली नहीं। कहते हैं ना, मधुरी बाणी दगा बाजी की निशानी। मैं कहती हूँ आपके मीठे बोलों का रसगुल्ला कब फूट रहा है जी? तो हम लोग इसमें पूरा एक तरीके से रेडियो से ही हम नैरेटिव बनाने की कोशिश किए थे। तुम्हारी बेटी है वो, अभी तो चिंता है, दूसरे किसी की होती क्यों बोलता? कानू बोलता सिर्फ डेली अडर देखता। बबर फुल फुलदा। मार ही तो मिलेगी मार। अरे कहाँ जा रही है? अरे इंटरव्यू है उसका। काम क्या कपड़े देखकर मिलता है क्या? हाल ही में खबर देखो, लंदन की अवार्ड विनिंग एक स्कल्पटर सिल्विया एल्बा ने एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन किया है जो केक से बना है। मतलब ये कि वेडिंग के बाद फर्स्ट नाइट में आप अपने इस गाउन को आराम से खा भी सकते हैं। आप तो पहले ही बात किसी से शादी करा रहे हैं। आपके मन की कोई भी गुत्थी, कोई भी उलझन अब मन में दबा के रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपकी इस आधी रात के नींद ख्वाबों को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। काम मिल गया क्या 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 बात है? ठंडे लोग कंप्लेंट करेंगे। इन लोगों को साला है कंप्लेंट से लड़के के साथ बात करने में मजा आता है। घंटा प्रोग्रेसिव। और ये किस टाइप का म्यूजिक सर्वे करवा रहे हैं आपसे? ऐसे अच्छे गाने आ रहे हैं लॉक में और उसकर में कितने फालतू मुझे बोलने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये चेतना अपने असली नाम का शो क्यों नहीं कर रही है? एक पेज नाम सुहानी से क्यों कर रही है? अरे बाबा ये रन करता है ना सुहानी रात की रानी। बेटी की फिक्र आपका साथ पाकर मेरी शाम हसीन हो गई। लेकिन वक्त का तकाजा है जी, जाना पड़ेगा। ओके, दैट वाज, आई विल शेयर वन ऑफ द लास्ट प्रोडक्शंस, क्योंकि 8:30 बज रहा है, उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। सो द लास्ट प्रोडक्शन जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि एक यही प्रोसेस लेके जो स्टूडेंट्स के साथ है, हम कोशिश करते हैं, जब हम बोल रहे हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक पूरा टीम होता है और वो हम लोग एक साथ करते हैं सारा काम। तो उसमें एक वन ऑफ द प्रोडक्शंस सर्कस के ऊपर
बचपन से जैसे हम आपको बताए थे कि सर्कस में जब हम बचपन में घुसते थे तो वहां पर स्मेल, पहले एनिमल्स का स्मेल आता था, फिर एक तरीके से क्या बोलते हैं चॉकलेट्स का स्मेल, फिर ऑरेंज ड्रिंक, लेमन ड्रिंक का स्मेल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स आते थे। और वो जो स्मेल हो, टेस्ट हो, ये सब चीजों को रखकर और ये सारे जो मेमोरीज हैं सेंसस के, इसको लेकर हम हरदम चाहते थे कुछ सर्कस को रिलेट करके, क्योंकि सर्कस का इकोनॉमी भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था इस कंट्री में। और एक टाइम था जब एक सम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स यूज्ड टू लव सर्कस बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि सर्कस में लैंग्वेज नहीं है तो वो इंडिया से कश्मीर तक जोड़ सकता है कंट्री को, तो उसको भी एक तरीके से नेशन मेकिंग एक्सरसाइज में बुना गया था, नेशन मेकिंग एक्सरसाइज में, इसलिए सर्कस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था 60s 70s में। 70s में एक गांव में सर्कस होता है या एक शहर में सर्कस होता है तो सिनेमा सोचता था अभी रिलीज करना है कि नहीं, क्योंकि सर्कस जाने के बाद करे, क्योंकि ऑडियंस उतना ग्लैमरस था सर्कस, क्योंकि उस तरीके से ये नेशन को साथ भी लाया है। सर्कस केरला से लेके कश्मीर तक ट्रैवल करता था सर्कस, और उनको कोई भाषा, क्योंकि और सर्कस के अंदर की भाषा बहुत अच्छी थी कि सारे भाषा के लोग होते थे, और सर्कस हरदम पॉवर्टी के साथ मूव करता था। हरदम वो जहां पर भी पॉवर्टी है वहीं से सर्कस शुरुआत होती थी। जैसे ही वहां का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो जाता है सर्कस वहां से बाहर निकल जाता है, और अभी भी पेरिफेरी में ही सर्कस घूमता है। तो हमको लगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी हम लोग ने पुश किया कि क्यों नहीं हम सर्कस वालों से कोई डायलॉग बनाए, क्योंकि उन लोग बहुत सारी डिफिकल्टी से भी गुजर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग ने एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के साथ और सर्कस कंपनी के साथ किए थे। उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो टोटली इंडिपेंडेंट है, जो सर्कस आर्टिस्ट और तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ के वो मैं आपको वो प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट्री दिखा देता हूँ, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। तलातम है इसका नाम, और this bring together huge ensemble of performers, video art, technological installation, edifices of promenade for grounding their labor of acting, dancing, singing, acrobatics, magics, puppetry, cooking, etc. The performers here often work with new spaces of performance, for instance, a multilingual interdisciplinary project using full circus tent and circus acts into a rigorous conversation with indigenous performance practices and the Shakespearean classic Tempest. तलातम जो है वो टेम्पेस्ट से इंस्पायर्ड है एक तरीके से। Performances like this have opened for new economic base from corporate funding agencies for meeting the immense production cost. In circus, the hierarchy of secondary culture is collapsed and notions of authenticity and tradition are deeply problematized that gained its modern identity through an acceleration of cultural borrowings. These borrowings were not only from the West, but also from the deep-rooted indigenous traditions like Kalaripayattu, Teyyam, Mudiyat. Over the last decade, the socio-legal discourse around women, animal, children in circus has rendered invisible questions of the body in motion and its materiality. It has also veiled the problematics of livelihood of circus performers and possibility it offers towards physical and social training of artists. These performances reveal at the corporal and unspiritual level how entrepreneurship works through coinciding boundary and demarcation that complicates thinking about what is to be the breadth in time of advanced free trade. ये उस टाइम का है, तो हम लोग ये सब सोच के कर रहे थे कि एक तरीके से कॉर्पोरेट फंडिंग को कैसे लाए, किस तरीके से इसको वापस हम किस तरीके से इसके सर्कस के साथ एक डायलॉग बना पाए। तो अभी मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट्री है, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा 5 मिनट का, उसके बाद वी कैन एंड अप द सेशन। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है।
আমরা একটু অপেক্ষা করব, he is going to rejoin. Yes, there you are. Your voice, your microphone, Abhilash ji. Switch on your microphone. Okay. Yes. Okay, just a minute. I'm just. So I won't speak anything in this. It is self-explainable because it's a documentary. So it will go on for some time and then I'll stop it. Full fathom 5. Your little prince lies. Hark! Now I hear him crying. Oh. 400 years after Shakespeare wrote The Tempest, a comedy about betrayal, ill-treatment, magic arts and revenge, acclaimed theatre director Abhilash Pillai presented the play Thalathum in a whole new oral and visual language at the Serendipity Arts Festival in Goa. Thalathum, inspired by Shakespeare's Tempest, begins with Sycorax giving birth to Caliban on a remote island. Also stranded on the island are Prospero, deposed Duke of Milan, a practicing magician, and his teenage daughter Miranda, who have lived in the island in exile for the past 12 years. Their only companions are Ariel and other magical spirits, as well as Caliban, the native of the island, all of whom have been enslaved by Prospero. Prospero was originally the Duke of Milan, but his position was usurped by his brother Antonio with the consent of King Alonso of Naples and Alonso's brother Sebastian. When Prospero hears of a ship bearing Antonio, Alonso and several of their retainers passing the island, he commands his spirits to stir up a great storm, the titular Tempest. He plots to have them shipwrecked on the island, so he can carry out his plans to take revenge on his foes and regain his position as Duke of Milan. The play unfolds how through magic, intimidation and trickery, Prospero succeeds in his plans. He is finally restored to his dukedom, brings about the revelation of Antonio's betrayal, and secures the marriage of Miranda to King Alonso's son, Prince Ferdinand. It's an inspiration from Shakespeare's Tempest, the text. But okay, so बस मैं थोड़ा सा शेयर किया हूँ. It is available in the YouTube. You can look into it whenever you would like to. वो पूरा डॉक्यूमेंट्री है वहाँ पर. एनडीटीवी ने बनाया था ये डॉक्यूमेंट्री और प्राइम टाइम एनडीटीवी ने बनाया ये पूरा. ठीक है. अब see, I would like to end this session with certain things. I have showed you how digital process can function into. I wanted to show you some more productions which are not mine, but deeply inspirational, like Missing Employee or Remini Protocols, which is one of my favorite groups in Germany. जिस तरीके के काम वो करते हैं डिजिटली, जिसमें एक्टर नहीं होता, परफॉर्मर नहीं होता है, ऑडियंस ही सब चीज हो जाता है. ऑडियंस when they enter to see something, they come to know they are performing. तो वो जो रिलेशनल एस्थेटिक्स है जिसके ऊपर बातचीत होती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम किए हैं, पर उसका अभी टाइम नहीं है. हम लोग और कोई सेशन में हम बात कर सकते हैं, जो एक तरीके से जिसको हम लोग एक तरीके से पोस्ट ट्रॉमेटिक जो हम लोग बात आजकल अक्सर बातचीत होती है, जो डिजिटल थिएटर से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है वो, या ऑनलाइन साइबर वे ऑफ लुकिंग एट एस्थेटिक्स और साइबर एस्थेटिक्स, और ये किस तरीके से ये सब कॉइन हो रहा है वर्ड्स, और किस तरीके से ये देखा जा रहा है, ये सब चीज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं थिएटर में. पर मुझे ये बताना है कि सारे टेक्नोलॉजी आ भी रहा है. अब वापस हम कोविड-19 में पहुंचते हैं हम, और टेक्नोलॉजी में ही हम लोग आज भी ये सब चीजें शेयर कर पा रहे हैं. और हमको पता है टेक्नोलॉजी है जो कोविड-19 इतना जल्दी पहुंचा दिया पूरे दुनिया में, और क्योंकि हमको पता है कि ए डस्ट क्लाउड
जो एक माइनर वोल्केनिक इरप्शन इन आइसलैंड 2010 में हुआ था, तो बहुत ज्यादा पूरे फ्लाइट स्टैंडर्ड हो गए थे यूरोप में, इंडिया में भी, सब जगह जो भी यूरोप जा रहा है, यूरोप और एरिया में जो भी जा रहा है, पूरा फ्लाइट स्टैंडर्ड हो गया था। 100 साल पहले ये होता, ये डस्ट क्लाउड जो वोल्केनिक हुआ उसका, तो किसी को पता भी नहीं चलता। ये टेक्नोलॉजी के कारण इतना इरप्शन हो गया और पूरा फ्लाइट इंडस्ट्री पूरा क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेबल हो गया। तो उस तरीके से ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जोड़ता भी है, कहीं ना कहीं वो तोड़ता भी है, क्योंकि उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बहुत जरूरी है देखना, और उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो बहुत इजीली ईवल में भी जा सकता है। तो ये और वो ढूंढना और उसको किस तरीके से रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सोचना चाहिए। तो इसके साथ आई वुड से दैट यस, there's always, but I would always say that we should always look technology with a critical mind and always with an analytical mind. With that, I would like to end my talk today here, and we can take it up later sometime. Thank you very much. Now we can have questions. Thank you so much. It was so mesmerizing to hear you, and we got an idea of contemporary performance. Jonathan, turn on your video, please. Okay, so the video, is it on now? Yeah. Yes. Yeah. Okay. So you just gave a wonderful impression of contemporary Indian theatre, how it is trying to welcome technology in its performances. So we have wonderful questions for you also. Some are really challenging the kind of work that you are doing. So I will just read out the questions before I summarize what you have already said. So first we'll go with the questions, and then later on I'll summarize the entire thing and conclude the day. We have a question from Mr. Oyun Joardar, who has quite a number of questions, but one is very interesting. That is it possible to give or to create interests in the audience in a theater without technology, means without any kind of technology like lights and set, and even digital theater? What do you feel about it, Abhilashji? No, I like the question is that without any kind of technology. Technology, yes. See, I would say what is technology has to be looked into. We can't simplify technology. We can't say that ear का extension है mobile phone, मतलब कानों का extension है mobile phone, या क्या बोलते हैं आवाज का extension है microphones, या ऐसे हम लोग को simplify नहीं करना चाहिए. But we know that टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हमारे ये ह्यूमन बॉडी का मेकिंग से ही लेता है. बहुत सारा इंजीनियरिंग हो, ये सब चीजें हो कि इंसान कैसे सोचता है वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. सुनना कैसे होता है, वो सुनने का पूरा मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर है उसी का दूसरा एक रेप्लिकेट टेक्नोलॉजी सोच रहा है. कैसे, मतलब बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है टेक्नोलॉजी के लिए, और उसी को पकड़ने की कोशिश है. तो एक तो वो है. दूसरा, क्या ह्यूमन बॉडी अपने आप में टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, ये तीसरा है. क्योंकि साइंस यदि है, जैसे अभी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो अभी सबसे लेटेस्ट जो एक्टिंग रिसर्च जो चल रहा है, जैसे स्टैनिस्लावस्की से शुरू होके ग्रोटोस्की से, मतलब स्टैनिस्लावस्की से शुरू होना बोलना भी नाट्यशास्त्र के जमाने से आजकल तो वो बोलना पड़ता है या ग्रीक से, वहां से शुरू होके यहाँ तक. तो अभी सबसे लेटेस्ट जो डीप स्टडीज हो रही है वो ये हो रही है कि आपका ब्रेन का स्टडी किया जा रहा है एक एक इमोशंस में, किस तरीके का कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस हो रहे हैं आपके मसल्स के अंदर. तो मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज किया जा रहा है एक्टिंग को और आगे पढ़ने के लिए. तो ये जो टेक्नोलॉजी किस तरीके से, एक टाइम में ग्रोटोस्की जो एकदम पूरा एक तरीके से जो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी हटा के, और वहां साइंस अपने आप में, दैट इज व्हाट इज वरीइंग कि आज हमसे ज्यादा हमारा बॉडी के बारे में टेक्नोलॉजी को पता है. करेक्ट. विच इज द ट्रेजेडी. क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं, इसलिए थिएटर विदाउट टेक्नोलॉजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देन व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग दैट साइड,
हम उसको पूरा काट के ऐसे भी करना is something which I think is a problematic in the politics of it. We should address it. We should address it. We should very strongly criticize it, but we should do it in the way how we have to answer it back. We can do it. That's my personal opinion. I would say उसको वापस टेक्नोलॉजी से ही आंसर देना नहीं, ये गलत है, या ये नहीं करना चाहिए. उसका क्या है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स के साथ इतना एक्सप्लोर करता कि दे अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस, that your body, your sexual life, more than your partner, your technology knows it, your mobile knows it, what you are seeing. तो ये जो चीज है, ये बहुत डेंजरस है कि जो हम भी नहीं जानते वो हमारा टेम्परेचर हमारा टेक्नोलॉजी जानता है आज. और अब कोविड-19 के सिचुएशन में तो ये हो गया कि सरकार ये सब जानेगा हमसे ज्यादा अभी. सारे एक्सरे में क्या बोलते हैं, आई मीन दिस बायोमेट्रिक से लेके और क्या बोलते हैं ऑक्सीमीटर से लेके सब चीज अभी जा रहा है. और फिर ये जो एप्स जो डेवलप हो गया, मैपिंग एप्स जो कोविड-19 से रिलेटेड, दीज आर थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू फिनिश नाउ. वी नो दैट इट इज गोइंग टू स्टे. ये अभी कोविड-19 के बाद कैसे बढ़ेगा आगे, वी डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. That is what I would try to say here. That's good. Bangla में एक कहावत है, दे कांटा दिए कांटा तोला, means you have to remove the thorn with another thorn only. So it is addressing technology with technology is a very interesting way that you have addressed the question. That was great. So we have a question from Debashish Haldar. Debashish says that he says that when I read the book, like he's talking about Midnight Children, when I read the book, I could sense the different geopolitical atmospheres physically and to some extent vividly, as if I was there in person. My question is, how can digital theater be used in the production to not just conduce the senses of the actors in imbibing the sensations, but also make the audience go through the same experiences? Are there any set of guidelines? How was it maneuvered in the NSD's production? Can you just elaborate the question a little bit? He is asking basically, Debashish, would you mind kind of talking about the question? Debashish, if you could just talk a little bit about it. Yes, Debashish, you can switch on and switch on your camera and your microphone and just elaborate it a little, the question that you have. Hello, sir. Hello. So when I was reading this book, so when Adam Aziz stuck his nose against the tussle of rock, and or he was in the Sikara, or when Salim Sinai was living in the slums, whatever he was like, I could feel the atmosphere, not just through my skin, but I could smell it, I could hear it. Right. So when we are all the videos I have seen, or all the plays I have seen often for us actors, we have to bank on our sense memory and everything. But as an audience, when we are using digital theater, is it possible the text which makes us imagine every sense very vividly, is it possible to transfer the same level of vividness to the audience through digital theater? And if there is, how do you connect the imageries? See, I would say, Debashish ji, one is that every medium has its own identity. Like novel में जो है वो उसका अपना है पहचान. और it's like how we say, एक प्ले में जब एक प्ले राइट लिखता है उसका बहुत सारे वर्जन्स आते हैं हमारे सामने, डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट एक्टर्स. उसी तरीके से नोवेल का अपना एक पूरा, it has its own journey. Midnight Children is one of the greatest writings which we have in this last century का. तो उस तरीके से उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं किए थिएटर में उसका थिएटर का जो लाइफ है उस हिसाब. एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, उसमें भी बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू कैप्चर like what, because we could that whole novel was quite a big enough, so हम लोग क्या करते थे, उसका प्रोसेस ऐसे होता था
कि जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हर प्रोडक्शन के लिए कोई ट्रेनिंग के लिए आते थे, फॉर एवरी प्रोडक्शन. व्हेन यू गो फॉर अ क्लासिकल प्रोडक्शन यू हैव क्लासिकल गुरुज ट्रेनिंग देम फॉर इट, एंड देन फॉर फोक प्रोडक्शन जब उन लोग कहीं जाकर एक गांव में जाके सीखते हैं तो वहां के गुरु वो फोक ट्रेडिशन को सीखते हैं. ऐसे हर तो इस प्रोडक्शन के लिए व्हाट वी डिड वाज वी कॉल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द शादीपुर डिपो. They are the people who goes for I mean they perform through begging the streets of Delhi. So we called them to train our students. ठीक है, तो वो जो तरीका है कि बीच में ऑडियंस के बीच में जाके पूछ लेना, वहीं से पान उठा के खा लेना, पान खिला देना, ठीक है. So this is another way of looking how we can actually address this through theatre. और या जैसे बंदर का ट्रेनिंग के लिए बंदर को लाया गया था स्टूडियो थिएटर में. आई स्टिल रिमेम्बर, एंड देयर वर टू स्टूडेंट्स हु वर सपोज्ड टू बिकम द बंदर नाच वाले जो लोग हैं. तो एक दिन बंदर ने पेशाब कर दिया था स्टूडियो में, एंड वो वुडन प्लैंक पूरा ये हो गया था केमिकल, एंड इट वाज ए इश्यू इन द गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, कि कैसे फ्लो खराब हो गया एंड ऑल दो स्टफ. बट देन this whole process of making theater and challenging the systems, these are all things which comes into, जो students भी देख रहे हैं, students भी सीख रहे हैं, students को भी उसका humor भी मिल रहा है कि अरे भाई अब तो रजिस्ट्रार से लेके सब लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा कि फ्लोर खराब हो गया. इस बार स्टूडेंट्स ने नहीं किया, थोड़ा स्टूडेंट्स ने नहीं, एक बंदर ने पेशाब करके तोड़ दिया पूरा, मतलब जल गया. तो दैट होल पॉलिशमेंट ऑफ, सो दैट होल थिंग, that is how we are trying to address it. It is the process also which comes into while making. It is the bunch of students जो humans हैं उसमें, जो perform कर रहे हैं, उनके साथ भी it's not ultimately only the audience which comes into. Audience के साथ ये एक group है जो 30 से 45 दिन उसके साथ रहे हैं, उनका भी इंपॉर्टेंस उतना ही हो जाता है. डेफिनेटली ऑडियंस शुड आल्सो कम इनटू द जर्नी. सो दैट्स हाउ we address the novel into theater. So probably those metaphors and everything will have its own version, its own life. Sometimes it may not be dealing with what Rushdie has actually written there, but it may have its own life in theater and its performance. So hope I'm able to answer it to you. Yeah, that's very interesting. You know, even Tagore said that, you know, when I write a poem and once it is written and you read it, the poem becomes yours. It's no more my property. So it's similar kind of thing when you deal with Rushdie, then maybe that you recreate Rushdie in your own way with all the kind of sensitivities that you're talking. We have another. That's what we tried. Yeah, yeah. There's one question from Miss Monideepa Basuroy Gupta, and she has this question. She is from Koraput. It's a tribal belt. So she's saying, is it possible to make theater digitally in those areas where network connectivity is very poor, like our area in Koraput? Ma'am, you can also switch on your camera and your microphone while Abhilash ji is answering your question. Okay. नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते. एक्चुअली कनेक्टिविटी बहुत पोर है, वीडियो ऑन करने से मेरा नेट कट हो जाएगा, तो इसलिए मैं मेरा वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ. एक्चुअली हम लोग जो एरिया में रहते हैं उस एरिया में पूरा ट्राइबल बेल्ट है. 10% पॉपुलेशन है जो थोड़ा लिटरेटेड है, एडुकेटेड है. तो हमारा जो आर्टिस्ट लोग है ज्यादा से ज्यादा फुल ट्राइबल एरिया से है, इंटीरियर एरिया से है. उन लोग को फोन ऑपरेट करना भी बहुत प्रॉब्लम होता है. तो हम लोग अभी अगर हम लोग जो फिजिकल जो थिएटर हम लोग बोलते हैं, जो आप बोल रहे थे थिएटर हॉल में या कोई ओपन एरिया स्पेस में, वो अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो इस एरिया में, कोरापुट जैसे एरिया के लिए फ्यूचर में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, अगर आप थोड़ा बोलते. ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है मोनिदीपा जी. देखिए, अभी हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, जैसे बताया गया था सरकार से जो डायरेक्टिव आया था कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए, तो हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया. हमको पता था हमारे स्टूडेंट्स बहुत हैं जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, अरुणाचल से लेके मणिपुर से लेके बहुत सारी डिफरेंट जगह में है. तो और वहां पर कनेक्टिविटी की भयंकर प्रॉब्लम है. अब सरकार के लिस्ट में तो इंडिया डिजिटल हो चुका है,
पर हम जानते हैं कि इंडिया डिजिटल उस तरीके से नहीं हो चुका, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने शुरुआत यहाँ किया था कि अभी भी टेक्नोलॉजी इंडिया में एक मैजिक जैसे ही है, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी तभी सब चीज होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी तो नहीं होगा। पर यहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि हाँ, यदि कनेक्टिविटी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिजिटल थिएटर को लेके प्रैक्टिस करना। पर मैं एक चीज यहाँ बताने का कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से यदि मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में हमारे लाइफ में वो घुस गया है, तो उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, उतना ही है। क्या है ये चीज, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मोबाइल फोन है जो सबसे बड़ा वेपन है आज, जो इंसान को खत्म भी कर सकता है, इंसान को बना भी सकता है, इंसान को मिटा भी सकता है। तो वो चीजें जो आ रही है उसके बारे में सोच के हम उसको कैसे तरीके से हम उसके ऊपर सवाल क्रिएट करें। यदि ये चीजें आई, ऐसी चीजें जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ये सब चीजों के ऊपर सवाल हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो इंटरनेट जो है, हमको पता है ये बहुत सारे वायर से आ रहे हैं और पूरे दुनिया को वो कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से। और एंड ये पूरा कहीं ना कहीं एक, अभी हम ये भी जो बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, और ये हमारे मतलब एक तरीके से संदीप के पास इसका रिकॉर्डिंग रहेगा, पर इसका रिकॉर्डिंग का दूसरा यही रिकॉर्डिंग एक सर्वर में भी पड़ा रहेगा, गूगल के ही सर्वर में पड़ा रहेगा ये चीज। तो ये जो ऑनरशिप है वो भी हमारा खत्म हो रहा है एक तरीके से यहाँ पर। और इसको लेके, ये जो कनेक्टिविटी को लेके जो प्रॉब्लम है वो इसमें और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हम जब सोचते हैं तो ये बहुत सही है जो आप बोल रहे हो कि नहीं है कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो डिजिटल थिएटर करना बहुत ही मुश्किल है। पर स्टूडेंट्स को हम क्यों डिजिटल थिएटर सिखाते हैं? क्योंकि हम जब स्टूडेंट्स को देखते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम आज का अकेले नहीं देखना चाहिए, उसको फ्यूचर का भी, और अच्छा फ्यूचर को देखकर हमको सब चीज सिखा देना चाहिए स्टूडेंट्स को, इसलिए हम सिखाते हैं। और बाकी तो फिर जो रियलिटी उसी हिसाब से स्टूडेंट्स अपना थिएटर करेंगे, पर सिखा देना चाहिए सब चीजें एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि पता नहीं इस फ्यूचर में आपके एरिया में बहुत अच्छा इंटरनेट आ जाए तो आप फिर इसके बारे में भी आप भी बहुत अलग तरीके से सोच सकते हो इसको, या हो सकता कभी ना आए, आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े, हमको नहीं चाहिए इंटरनेट, और आप उसके अलावा बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो। तो आप लोग हमको नया रास्ता दिखाओगे कि चलो निकालो इंटरनेट, अब ये सब हो सकता है। इसलिए नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी तो कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल थिएटर करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं। Thank you, sir. That's wonderfully answered. I think we can only take one more question. So this is the last question from Oyun Joardar. Now, Oyun, you can switch on your camera and also microphone. I'm just reading out the question, that in this pandemic situation, how can the language of theatre be changed to suit this pandemic situation? Sorry, it is not clear, Janardhan ji. How can we change the language of theatre to suit the pandemic situation, this pandemic situation? Can you hear me? No, how can we change the language? What changes should we bring in the language of theatre to suit the pandemic situation? What changes should we bring in to our language of theatre? I can tell what not to be because somehow I'm not even though हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे बता रहे थे कि, और थिएटर में जो बाकी जो ग्रुप्स हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, I have a big reservation with all those things कि अपने घर में बैठ के अपना सीन सोच रहे हैं और कर रहे हैं। थिएटर इज नॉट दैट, बेसिकली थिएटर तो जोड़ता है लोगों को। तो जो नहीं करना चाहिए वो सब, मतलब वो ज्यादा अभी पेंडेमिक टाइम में दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और फिर जितना हम कर सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम एज ह्यूमन हम अभी पेंडेमिक में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थिएटर इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग प्रोडक्शंस, थिएटर इज अबाउट द प्रोसेस, थिएटर इज अबाउट लाइफ, थिएटर इज अबाउट हम क्या पेंडेमिक की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा थिएटर ग्रुप अभी कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन रोक के और कुछ कर सकते हैं ना हम लोग एक साथ ह्यूमैनिटी के लिए, वो है टाइम अभी थिएटर के लिए। सो लेट अस थिंक अबाउट दैट रादर देन अब हम इसमें ऑनलाइन में जाके प्रोडक्शंस बनाने की शुरुआत करेंगे तो वो सब आई एम नॉट श्योर वो सब सही है कि नहीं। हम और बहुत सारी चीजें आज कर सकते हैं सब।
थिएटर को लेके. That is what I think we can do abhi, rather than trying to find out a new visual vocabulary for theater and all. Probably, maybe, but मेरा राय ये है कि हम लोग थिएटर को उसके बेसिक रूप में देखा जाए और थिएटर जो और जैसे होता था ऐसे ही होना चाहिए. और, हाँ, और उसमें है वैसे हो रहा है, वैसे होना चाहिए. और हम अभी जब नहीं कर पा रहे हैं, जब हम ऑडियंस को साथ नहीं बिठा पा रहे, तो हम और कुछ करें उस जगह. हम और कुछ करें ह्यूमैनिटी के लिए, पेंडेमिक के लिए, कोविड के लिए. हम जाके कोविड के लिए कुछ करें एज ए ग्रुप. हम जाके बाहर खड़े हो, हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, हम मेडिसिन के लिए कुछ हेल्प करें, हम मास्क बनाते थे. हम और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एज थिएटर. Yes, yeah, very good. That's thank you, sir. That's the wonderful lesson that we have learned today in this particular discussion. That theater is the end product. That is, the performance is not the end product of theater. The theater actually develops the personality. Through the process, we grow as good human beings. So, whatever theater has contributed to us as a part of being the world of theater, I think this is the time when we can contribute to the society in different ways. That is wonderful, and I think that closes the day with a very good note. And I'm so happy, sir, that you could spend some really valuable time. It's a long time that you have actually given us, and you've shared certain very important things like how to design a scenography, how to place the body in technological, setup. Like technology itself is so very dominating. ये बहुत प्रबल होता है, जैसे आपने बताया, और मुझे देखने में आया कि कितना मतलब एल्योर करता है हमें टेक्नोलॉजी. और वहां नाटक और शरीर और एक जन एक्टर किस तरह अपने आप को तैयार कर रहा है, किस तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, ये सब चीज हमने देखा, समझा. और आगे भी आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा संदीप दा है, मैं थोड़ा चाहूंगा संदीप दा कुछ बोले और फिर हम लोग आज का शाम यहाँ खत्म करेंगे. संदीप दा से कुछ सुनने के बाद we will end the day. संदीप दा. थैंक यू अभिलाष, बहुत थैंक यू. थैंक यू. एक्चुअली मैं चाह रहा था कि अभिलाष जिस किस्म का काम करता है, बहुत ही एडवांस काम करता है. तो मैं एक्चुअली जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि उनके काम के साथ थोड़ा परिचय हो जाए कि थिएटर मतलब किस दिशा पे जा रहे हैं, और क्या बोलो कि जो डेवलपमेंट ऑफ थिएटर, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग जिस किस्म का थिएटर देखते हैं या करते हैं, थिएटर का जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो किस जगह पे जा चुका है. मैं इसलिए अभिलाष का कुछ काम ऑडियंस के सामने लाना चाह रहा था. और इसके साथ साथ अभिलाष, थैंक यू संदीप. अभिलाष जिस तरीके से डिस्क्राइब करता है, इट बिकम्स ह्यूज क्लास. लेकिन ये भी हमारे लिए इतना कम समय है कि पूरा वो प्यास रह गया. हाँ, सही बात. और मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को भी वो प्यास रह गए. तो हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली कि आगे और एक बार अभिलाष को लाएं और भी थिएटर के बारे में, थिएटर डेवलपमेंट के बारे में, जो मतलब थिएटर जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है दुनिया भर में. क्योंकि अभिलाष दुनिया भर में इतना ट्रैवल कर चुका है, किए हैं और तभी है आज भी. उसने इतने थिएटर देखे हैं, इतने थिएटर से वो जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड के हर कंट्री के साथ उसने जो काम किए हैं, वो हम थोड़ा शेयर करना चाहेंगे. आगे डेफिनेटली हमें मौका मिलेगा अभिलाष, और हम चाहते हैं कि आप उसमें हमारे बुलावा पे आप जरूर आइएगा. थैंक यू संदीप, थैंक यू. कोशिश करूंगा मैं पूरे तरीके से, जुड़ूंगा तो जरूर, पर मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा एक सेशन भी अच्छे तरीके से मैं बना पाऊं. थैंक यू.
Thank you. Thank you. Thank you, Sandeep, for giving me this opportunity. Thank you, Janardhan ji. Thank you to all of you who have been hearing and listening this. And also thank you, Debu, for all the technical assistance. Thank you. Thank you. So, okay. Thank you, sir. We are really enjoying your session. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. So I think we will call it a day. I would like to thank Rangashram. I would like to thank Shundipda and Debuda for making this possible for all of us. So we will switch it off now. We are again reminding you for the next session on 3rd. On 3rd, we have the great actor, Mr. Kumud Mishra. So Kumud Mishra is going to talk about his journey from theater to cinema. So I request you to click on the new Google Meet that you will receive, not this old one. And another request to all of you, please maintain the webinar etiquette. Please do not switch on the videos and video cameras and the microphone when the guest is speaking. It is not a proper etiquette of webinar. So please, with that, once again, I thank you for being a part of this wonderful webinar. We request you to be again there on the 3rd with Mr. Kumud Mishra. Thank you, everyone. Good night. Thank you.